बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज की सीरीज है इवोल्यूशन पर। जैव विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरीसृप जंतुओं का युग है पैलियोजोइक महाकल्प, कार्बोनिफेरस महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प या फिर आर्कियोजोइक महाकल्प। तो जो सरीसृप जंतुओं का युग था वो था मीसोजोइक महाकल्प, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, मीसोजोइक इरा, मीसोजोइक महाकल्प। देखिए जो सरीसृप जंतुओं का युग था मीसोजोइक महाकल्प, उसका जो प्रारंभ है वो लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तथा इसकी अवधि लगभग 18.3 करोड़ वर्ष थी और इसे सरीसृपों का युग यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सरीसृपों का जो उद् विकास था वो अपनी चरम सीमा पर था और इनकी विभिन्न जातियां जलीय, स्थलीय एवं वायवीय तीनों प्रकार से वास करती थीं तथा संपूर्ण पृथ्वी पर इनका प्रभुत्व रहा है। तो इस महाकल्प को 3 कल्पों यानी कि पीरियड्स यथा ट्राइएसिक, जुरैसिक एवं क्रिटेशियस में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैमार्कवाद का आधार है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो जो लैमार्कवाद का आधार था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 3 है, मछलियों का युग है आर्डोविशियन कल्प, प्रोटीरोजोइक महाकल्प, सिल्यूरियन कल्प या फिर डिवोनियन कल्प। तो जो मछलियों का युग था वो था डिवोनियन कल्प, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, डिवोनियन कल्प, डिवोनियन पीरियड। देखिए जो मछलियों का युग था वो डिवोनियन कल्प को मछलियों का युग कहते हैं। इसमें जबड़े रहित निम्न कोट की मछलियों से अनेक जबड़े युक्त एवं जोड़ीदार पखनों वाली मछलियों का व्यापक उद्विकास हुआ है और इसी युग में शार्कों तथा अस्थिल मछलियों यानी कि बोनी फिशेज की भी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ओपेरिन के द्वारा, हक्सले के द्वारा, मिलर के द्वारा या फिर हेल्डेन के द्वारा? बताइए। तो जो कार्बनिक यौगिकों का जो संश्लेषण था जीवन का आधार है, यह प्रयोग मिलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है? एफ रेडी, आर विर्को, सी डार्विन या फिर अरस्तु? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा फ्रांसिस्को रेड्डी, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही है, फ्रांसिस्को रेड्डी। देखिए जो सर्वप्रथम फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है। आर विर्को ने बताया था कि नई जो सेल होती है यानी कि कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया? ईवी हिकल, पुरकिंजे, एच स्पेंसर या फिर आर विर्को? बायोजेनेटिक का जो नियम था वो ईवी हिकल ने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ईवी हिकल। ईवी हिकल ने बायोजेनेटिक का नियम प्रस्तुत किया था और इसके अनुसार किसी जाति के जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने पूर्वजों के जीवन इतिहास को दोहराते हैं और इसे क्या कहते हैं? ओंटोजिनी रिपीट्स फिलोजेनी द्वारा संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं। तो यह नियम जैव विकास को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है? 3, 4, 5 या फिर 8? तो जो भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से अगर देखें तो पृथ्वी को 5 महाकल्पों में बांटा जा सकता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 5 महाकल्प कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को चट्टानों की आयु के अनुसार निम्नलिखित 5 प्रमुख महाकल्पों में बांटा गया है। कौन कौन से? आद्यकल्पी या आर्कियोजोइक, प्राजीवी या प्रोटीरोजोइक, पुराजीवी या पैलियोजोइक, मध्यजीवी या मीसोजोइक, नूतनजीवी या सीनोजोइक? और कुछ भूवैज्ञानिक आर्कियोजोइक एवं प्रोटीरोजोइक महाकल्पों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, तथा शेष 3 महाकल्पों को सम्मिलित रूप से कैम्ब्रियन महाकल्प मानते हैं। तो यहाँ पर ये
सभी पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक महाकल्प है सीनोजोइक, मीसोजोइक, प्रोटीरोजोइक या फिर आर्कियोजोइक। तो जो आधुनिक महाकल्प मानते हैं वो है सीनोजोइक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सही आंसर है सीनोजोइक। नूतन जीवी या सीनोजोइक महाकल्प को आधुनिक महाकल्प माना जाता है और इसका प्रारंभ शैल पर्वत क्रांति के बाद से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और इस महाकल्प को स्तनियों, कीटों एवं आवृतबीजी पादपों का युग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गए कि ये जो नूतन जीवी या सीनोजोइक महाकल्प था, इस महाकल्प को क्या कहते हैं? मैमल्स, इंसेक्ट और एंजियोस्पर्म प्लांट्स का युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास की व्याख्या करने वाला आधुनिक सिद्धांत है लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तन का सिद्धांत या फिर संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि सिंथेटिक थ्योरी। तो जो जैव विकास की व्याख्या करने वाला आधुनिक सिद्धांत है वो है संश्लेषणात्मक सिद्धांत। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंथेटिक थ्योरी। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव डोब जानस्काई की पुस्तक आनुवंशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति से पड़ी और इसे यह नाम जूलियन हक्सले ने दिया था। इसके अनुसार किसी जीव जाति की विभिन्न क्षेत्रों की आबादियों में उपस्थित आनुवंशिक विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जननिक अलगाव कम करके आबादियों को नई नई अनुकूली दशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं, जिससे नई जातियों का विकास होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है? मनुष्य की, निएंडरथल मानव की, पेकिंग मानव की या फिर क्रो-मैग्नन मानव की? तो जो सबसे ज़्यादा कपाल क्षमता है उसकी, वो किसकी है? वो है क्रो-मैग्नन मानव की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मानव की जो कपाल क्षमता है वो सबसे अधिक लगभग 1600 सीसी थी और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान एवं सभ्य थे। आधुनिक मानव की कपाल क्षमता 1350 से 1500 सीसी और निएंडरथल मानव की लगभग 1400 से 1450 सीसी तथा पेकिंग मानव की 850 से 1300 सीसी था। क्रो-मैग्नन मानव के जीवाश्म सबसे पहले मैकग्रीगर को फ्रांस में क्रो-मैग्नन के शिलाखंडों से मिले थे। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैलियोबॉटनी का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत में पैलियोबॉटनी का पिता है वो किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीरबल साहनी। अब देखिए, इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है कि पैलियोबॉटनी का जो शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई सेवाल राइट द्वारा, जूलियन हक्सले द्वारा, जीजी सिम्पसन द्वारा या फिर हार्डी वीनबर्ग के द्वारा? तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना थी वो सेवाल राइट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, सेवाल राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अवधारणा को सेवाल राइट ने प्रस्तुत किया था और इसे सेवाल राइट प्रभाव भी कहते हैं। इसके अनुसार जब जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्राकृतिक आपदाओं या माइग्रेशन के कारण विस्थापित हो जाता है तो कुछ आनुवंशिक लक्षण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक अपवहन, प्रसंकरण या फिर स्थानांतरण? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिक अपवहन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आनुवंशिक अपवहन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से दोनों। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से दोनों, बोथ ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था। यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि किसने प्रतिपादित किया था। तो ये हैं इसके वैज्ञानिक ह्यूगो डीब्रिज। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ह्यूगो डीब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ओइनोथिरा लैमार्कियाना पर कार्य किया था। देखिए जो ओइनोथिरा लैमार्कियाना है ना, ये इवनिंग प्रिमरोज नामक प्लांट है, यानी कि सांझ प्रिमरोज जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो इस प्लांट पर किसने कार्य किया था। तो ह्यूगो डीब्रिज ने कार्य किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्यूगो डीब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है आंतरिक संरचना का, बाह्य संरचना का, भौगोलिक वितरण का, या फिर उपर्युक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है भौगोलिक वितरण का, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सी आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच भौगोलिक वितरण का प्रमाण देती है। डार्विन ने देखा कि गैलेपैगो द्वीप समूह की जियोस्पाइजा अनेक द्वीपों में फैल गई और धीरे धीरे विभिन्न वातावरण के अनुसार उपयोजित होकर नई किस्मों में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त है माल्थस का निबंध, जनसंख्या, योग्यतम की उत्तरजीविता, या फिर जातियों का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माल्थस का निबंध। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व भ्रमण से लौटने के बाद डार्विन ने भूविज्ञान विषय पर कई पुस्तकें लिखी। साथ ही जीव जातियों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना भी इनके मस्तिष्क में विकसित होती रही। तो इस परिकल्पना के विकास में इनके विचारों पर लाइल के भूविज्ञान तथा थॉमस माल्थस के आबादी पर लेखों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे। लैमार्क, वैलेस, ओपेरिन, या फिर डार्विन। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक थे उसके लेखक कौन थे, डार्विन थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं जीवाश्म के, जीवाणु के, बीजाणु के, या फिर विषाणु के। बताइए, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये सभी प्रकार किसके हैं, ये जीवाश्म के हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परपटाश्म यानी कि पेट्रिफिकेशन, मुद्राश्म अर्थात इम्प्रेशन, संपीडाश्म अर्थात कंप्रेशन, कोप्रोलाइट आदि जीवाश्म के प्रकार हैं। और जीवाश्मीकरण जीवों के शरीर, वातावरणीय दशाओं, स्थान, समय एवं भौतिक उथल पुथल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है। रिप्लेसमेंट सिद्धांत, इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जीवों या उनके अंगों का जीवाश्म के रूप में संरक्षण की प्रक्रिया जीवाश्म निर्माण कहलाता है, और इसमें दोनों सिद्धांत यथा रिप्लेसमेंट सिद्धांत एवं इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत डेंड्रॉइट जीवाश्म आते हैं। कंप्रेशन, इम्प्रेशन, पेट्रिफिकेशन या स्यूडोफॉसिल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा स्यूडोफॉसिल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ चट्टानें किसी पादप या प्राणी का रूप ले लेती हैं, जिससे इन्हें अनेक पुरा वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा जीवाश्म समझा जाता है, परंतु इनके विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये कोई पादप अथवा जीव नहीं है। ऐसे प्रतिदर्श यानी कि स्पेसिमेन कूट जीवाश्म या स्यूडोफॉसिल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था। एंड्रियाज वैगनर, क्यूवियर, गैल्टन, या फिर लीनियस कार्ल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्कियोप्टेरिक्स का जो जीवाश्म था वो एंड्रियाज वैगनर ने खोजा था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म पाए जाते हैं आग्नेय शैल में, क्वार्टज में,
मिट्टी में या फिर अवसादी सेल में? तो ये जो है जीवाश्म जो पाए जाते हैं वो अवसादी सेल में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसादी सेल में। देखिए, तलछटी या स्तरित या अवसादी सेल अतीत काल से समुद्र की तलहटी पर जमी तलछट यानी कि रेत, कंकड़, कीचड़, खनिज जीवों के खोल आदि के कड़ी होकर ठोस परतों में बदल जाने से बनती रहती है। समुद्री तलछट का अधिकांश भाग नदियां पहाड़ों से लाती हैं, जहां गर्मी, सर्दी, पवन वेग एवं वर्षा से आग्नेय एवं अन्य चट्टानों के घिसने टूटने से यह बनती रहती है। तो अतीतकालीन पादप एवं जंतु इस तलछट में दबकर स्तरित चट्टानों में परिरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्तनी प्रकट हुए यानी कि फर्स्ट मैमल जो है कब प्रकट हुए? पर्मियन काल में, ट्राइएसिक काल में, जुरैसिक काल में या फिर क्रिटेशियस काल में? तो जो फर्स्ट मैमल थे वो ट्राइएसिक काल में प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्राइएसिक काल, ट्राइएसिक पीरियड। देखिए, ट्राइएसिक काल का प्रारंभ लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तथा अवधि लगभग 3.5 करोड़ वर्ष मानी गई है। इस युग में आदि उभयचर विलुप्त हो गए तथा सरीसृपों का तीव्र प्रसार एवं विभेदीकरण हुआ। तो इस काल के अंतिम चरण में अंडा देने वाले अर्थात ओविपेरस स्तनियों की उत्पत्ति हुई। इन निम्न कोटि के स्तनियों अर्थात प्रोटोथीरिया का शरीर छोटा, दुम लंबी व बालविहीन तथा पाद छोटे और पंचागुलीय थे। तो इन्हीं से मार्सूपियल मैमल का उद्भव हुआ। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, सिल्यूरियन या फिर डिवोनियन? तो जो प्रथम उभयचर थे वो किस काल में उत्पन्न हुए थे? वो डिवोनियन काल में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिवोनियन। डिवोनियन काल में जंतुओं के विकास के क्रम में मांसल पंख मछलियाँ महत्वपूर्ण थीं। इनमें से कुछ ऑस्टियोलेपिडोटाई में शरीर पर मोटे अस्थीय सल्क तथा भीतर वायु आशय होता था। इनके जोड़ीदार पखने पिंडाकार थे। ऐसे ही कुछ मछलियाँ जो है रेंग कर जल से भूमि पर आईं, तो इनके पखने पंचागुलीय पादों में बदलने लगे। तो इस प्रकार इनसे स्थलीय पृष्ठवंशियों के रूप में प्रथम उभयचरों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की इकाई पूछ रहा है यहाँ पे। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज जनसंख्या, समुदाय, समूह या फिर जाति? तो इसका सही ऑप्शन होगा जनसंख्या, पॉपुलेशन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विकास की इकाई। देखिए, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव जातियों की किसी भी आबादी में समान यमजों को छोड़कर अन्य कोई दो सदस्य आनुवंशिक लक्षणों में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। इनमें परस्पर विविध प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक आबादी को ही जीनी उद्विकास की प्रक्रिया के लिए विभिन्नता के निर्धारण एवं आकलन की इकाई माना जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर इड्री इड्री पाया जाता है। ये एक जो है जंतु है, एनिमल है लीमर। तो ये लीमर इड्री इड्री कह रहा है कहाँ पाया जाता है? भारत में, श्रीलंका में, मेडागास्कर में या फिर नेपाल में? तो ये मेडागास्कर में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा मानव की खोज की थी। जावा मानव की खोज किसने की थी? यूजीन डुबॉय ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यूजीन डुबॉय। देखिए, 1891 में यूजीन डुबॉय ने मध्य जावा की प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग की लगभग 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से जावा मानव के प्रथम जीवाश्म की खोज की थी। इन्हें इस प्रागैतिहासिक मानव के खोपड़ी एवं जांघ की हड्डी तथा 2 दांत मिले। डुबॉय ने इसे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस का नाम दिया। मायर ने इस जाति का नाम बदलकर इसे उपजाति होमो इरेक्टस इरेक्टस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समजात अंग है? तो पहले समजात अंग समझ लेते हैं। देखिए, विभिन्न जीव जातियों के वे अंग जो भ्रूणीय विकास तथा रचना में मौलिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, चाहे कार्य में वो कितने ही भिन्न क्यों ना हो, समजात अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मानव के हाथ तथा पक्षी के पंख। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण हैं समजात अंगों के, समवृत्तीय अंगों के, अवशेषी अंगों के या फिर होमोप्लास्टिक अंगों के। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? समजात अंगों के। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, समवृत्तीय अंग, असंबंधित अंग या फिर अवशेषी अंग। तो जो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं वो समवृत्तीय अंग के उदाहरण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब समवृत्तीय अंग क्या है? विभिन्न जीव जातियों के ऐसे अंग जो कार्य में समान होते हैं। ठीक है, जो किस में समान होते हैं? कार्य में समान होते हैं। और ये कार्य में समान होने के कारण क्या होते हैं? समान दिखते हैं, परंतु भ्रूणीय उत्पत्ति और विकास में तथा मौलिक रचना में बहुत भिन्न होते हैं। तो ये समवृत्तीय अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग विकसित होने का कारण है अभिसारी विकास, अपसारी विकास, स्थानांतर समानांतर विकास या फिर प्रगतिशील विकास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अभिसारी विकास। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, प्लाज्मा प्रोटीन में या फिर कायिक डीएनए में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जनन कोशिका में होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जर्म सेल्स। देखिए जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जनन कोशिकाओं में होना चाहिए। इसे जननिक उत्परिवर्तन कहते हैं। ये आनुवंशिक एवं वास्तविक उत्परिवर्तन होते हैं और आगे की पीढ़ियों में जिस सदस्य में उत्परिवर्तन लक्षण सबसे पहले प्रदर्शित होता है उसे उत्परिवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स, पेरीपेटस, नियोपाइलिना या फिर सीलाकैंथ। तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन है? नियोपाइलिना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देखिए और देख लेते हैं इसके बीच में और कौन कौन सी कड़ियाँ हैं। देखिए नियोपाइलिना मोलस्का संघ के मोनोप्लैकोफोरा वर्ग का एक जीनस है और यह एक जीवित जीवाश्म है। तो इसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है। अब देखिए आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। ठीक है, यानी कि पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स है। पेरीपेटस जो है वो एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। तो ये भी हमारा जो है पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था? मोलस्का संघ के बीच में कड़ी। देखिए क्वेश्चन क्या था? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी। तो ये है नियोपाइलिना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है? ओरंगुटान, जावा मैन, क्रो-मैग्नन मैन या फिर हाइडलबर्ग मैन। तो मनुष्य का जो सबसे निकट संबंधी है वो कौन है? वो है क्रो-मैग्नन मानव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस क्रो-मैग्नन मानव से किस बात में भिन्न थे? सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से, ढलवा जबड़ों से, जानवरों के चित्र को बनाने में सक्षम या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो होमो इरेक्टस क्रो-मैग्नन मानव से जो भिन्न थे वो थे सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनाइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन सा? ए ऑप्शन दिया है केवल लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से प्रमाण। बी ऑप्शन है केवल लिंग गुणसूत्रों की आकारकी की तुलना। सी ऑप्शन है केवल जीवाश्म रिकॉर्ड तथा जीवाश्म माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा। या फिर डी ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा। लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों के बैंडिंग पैटर्न से चिंपैंजी के मनुष्य से निकट होने का प्रमाण मिलता है।
नए अवधारणाओं के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए को भी एक प्रामाणिक आधार माना जाता है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि चिंपैंजी ही मनुष्य का सबसे निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो-मैग्नन मानव था फलभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सर्वाहारी? तो जो क्रो-मैग्नन मानव था वो था सर्वाहारी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मानव में अवशेषी अंग नहीं है? निमेशक पटल, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कोक्सिक्स या फिर घाटी ढापन? तो जो मानव अवशेषी अंग नहीं है वो है एपिग्लॉटिस। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, घाटी ढापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है भौगोलिक पृथक्करण एवं जननिक पृथक्करण की अंतःक्रिया के कारण, भौगोलिक पृथक्करण के कारण, पृथक्करण के कारण या फिर जननिक पृथक्करण के कारण? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। देखिए, भिन्न देशीय जाति उद्भव अथवा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ऐसे जीव जाति से होता है जिसकी आबादी पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, समुद्रों आदि भौतिक अवरोधों द्वारा पृथक किए गए भौगोलिक क्षेत्रों में वास करती है, इसलिए इसे भौगोलिक जाति उद्भव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हाल ही में खोजा गया वर्टिब्रेट जीवाश्म है जिसमें कार्पेल्स पाया जाता था और जो मत्स्य एवं टेट्रापोड के बीच का मिसिंग लिंक माना गया? आर्कियोप्टेरिक्स, स्टेगोसोरस, लेटिमेरिया या फिर टिक्टोलिक? तो इसका सही ऑप्शन क्या है, टिक्टोलिक। डी ऑप्शन इसका सही होगा। टिक्टोलिक का अच्छी तरह से सुरक्षित जीवाश्म वर्ष 2004 में कनाडा के नुनावुत नामक स्थान में एलिस मरे द्वीप पर पाया गया और इसमें कार्पेल्स उपस्थित था। इसे मत्स्य एवं चौपायों यानी वर्टिब्रेट के बीच का मिसिंग लिंक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्थियोस्टेगा में मत्स्य एवं उभयचर दोनों के गुण उपस्थित थे। तो पूछ रहा है कि यह पाया गया कहाँ पाया गया? आइसलैंड में, ग्रीनलैंड में, न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ग्रीनलैंड में। बी ऑप्शन सही होगा। जीनस इक्थियोस्टेगा जीवाश्म अभिलेख में प्रथम चौपायों में से एक है। इसमें मत्स्य एवं उभयचर दोनों के गुण पाए जाते थे। वर्ष 1932 में गुन्नार सेव सोडरबर्ग ने इसकी 4 प्रजातियों को ग्रीनलैंड से प्राप्त किया तथा इनका वर्णन किया था। इनका शरीर लगभग 1.5 मीटर लंबा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेनोडोन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है? रिंकोसिफेलिया, क्रोकोडाइला, एनैप्सिडा या फिर यूरोडिला? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिंकोसिफेलिया। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्फेनोडोन एक जीवित जीवाश्म है और इसे संघ रेप्टिलिया एवं एम्फीबिया के मध्य की संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। यह रिंकोसिफेलिया समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पैट्रिक स्पीसीज वे होते हैं जो समान भौगोलिक भागों में रहते हैं, जो विभिन्न भौगोलिक भागों में रहते हों, जिसमें 2 या अधिक सब स्पीसीज हों या फिर जिसमें एक सब स्पीसीज हो? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जो समान भौगोलिक भागों में रहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जो समान भौगोलिक भागों में रहते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसीज वे होते हैं जिनके एक ही आबादी में भौगोलिक अवरोधों के बिना जाति उद्भव हो जाता है। तो इस प्रकार के जो जाति उद्भवन को एक देशीय जाति उद्भवन अथवा सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। सामान्यतः यह पादपों में बहुगुणिता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है जीवाश्म, वनस्पति जात तथा प्राणी जात के द्वारा, चट्टानों की रासायनिक संगठन के द्वारा, विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा या फिर स्पेक्ट्रम मिति आंकड़ों के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, सी ऑप्शन इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर है एक, पाइनस का खाने योग्य भाग, साइकस का फल, जीवाश्म रेजिन या फिर इफेड्रा का बीज। तो अंबर क्या है? ये है एक जीवाश्म रेजिन। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, जीवाश्म रेजिन। अंबर जो है चीड़ की परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व्ड रेजिन होता है। कुछ जीवाश्म जीवों के पूरे शरीर होते हैं, इन्हें अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। ये बर्फ या अंबर में दबकर ज्यों के त्यों सुरक्षित पड़े रहते हैं। ध्रुवों पर बर्फ में दबे विशालकाय हाथियों तथा अंबर में दबे कीट पतंगों आदि के ऐसे जीवाश्म मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग तथा यथा पूंछ, पैर व सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं? बर्गमैन का नियम, ग्लोगन का नियम, जार्डन का नियम या फिर एलन का नियम। तो ये कहलाता है एलन का नियम। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एलन का नियम। देखिए, एलन के नियम के अनुसार गर्म क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों के उपांग जैसे पूंछ, पैर व सींग आदि प्रायः छोटे होते हैं। तो ये एलन के नियम के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोजेनी की अवधारणा किसने विकसित किया था? लीनियस, लैमार्क, हिप्पोक्रेटस या फिर हीकल ने? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हीकल। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वितरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है कहलाता है अनुकूली समाभिरूपता, अनुकूली प्रसारण, अनुकूली अप्रसारण या फिर अनुकूली अधिष्ठापन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुकूली समाभिरूपता। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए, असंबद्ध समूह के प्राणियों का जो परिवर्धन है जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है, अनुकूली समाभिरूपता कहलाता है। और ये मूल संरचना एवं भ्रूणीय विकास में भिन्न किंतु कार्य में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस काल में हुआ था? पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ट्राइएसिक। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ट्राइएसिक। स्तनधारी यानी कि अंडा देने वाले का जो उद विकास है वो ट्राइएसिक अवधि में हुआ। इसी अवधि में डायनासोर का भी विकास हुआ था। प्रथम अपरायुक्त स्तनधारी का विकास क्रिटेशियस अवधि के शुरुआती समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म जहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न रहे कहा जाता है? कास्ट, पेट्रिफिकेशन, पेट्रीफैक्शन या फिर कंप्रेशन और इम्प्रेशन। तो एक जीवाश्म जहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न रहे क्या कहा जाता है? पेट्रीफैक्शन। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए, प्रस्तीकृत जीवाश्म प्रायः जंतु शरीर के कड़े भागों के जीवाश्म होते हैं। मृत्यु के पश्चात इन जंतुओं के कोमल भाग सड़ गलकर समाप्त हो गए या मांसाहारी जंतुओं द्वारा खा लिए गए, लेकिन कड़े भाग समुद्र की तलछट में दब गए। इनके कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो गए और इन स्थानों पर खनिज पदार्थ जमा हो गए। तो इसे जीवाश्मों का प्रस्तीकरण अर्थात पेट्रीफैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निएंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ था फ्रांस में, चीन में, जर्मनी में या फिर मिस्र में? तो इसका जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ था? जर्मनी में प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जर्मनी में प्राप्त हुआ था। देखिए, निएंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म 1856 ईस्वी में जर्मनी की निएंडर घाटी से फूहल रोड को मिले थे। बाद में इसके अनेक अन्य जीवाश्म विभिन्न देशों में पाए गए। यह उपजाति आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व संभवतः अफ्रीका में विकसित होकर यूरोप तथा एशिया में फैली और आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकल्पों का कौन सा क्रम यहाँ पर पूछ रहा है कि सही है? करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक,
पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, मीसोजोइक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और फिर पैलियोजोइक। महाकल्पों का सही क्रम है आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक। सीनोजोइक अंतिम 3 महाकल्पों को कल्पों में और केवल सीनोजोइक महाकल्प के कल्पों को युगों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय शाकीय पौधों का धरती पर प्रधानता थी होलोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन या फिर इयोसीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लायोसीन। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्लायोसीन। देखिए, प्लायोसीन युग का प्रारंभ लगभग 51 लाख वर्ष पूर्व तथा इसकी अवधि लगभग 31 लाख वर्ष थी। इस समय जलवायु अधिक ठंडी थी और ठंड के कारण घने जंगल नष्ट होने लगे। काष्ठीय पादपों के स्थान पर कोमल शाकीय पुष्पित तथा एक बीजपत्री पादपों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी तथा WT 1500 क्या है? क्रमशः कुत्ते तथा वायुयान के नाम, पक्षियों तथा स्तनियों के बीच संयोजक जंतु, होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म या फिर जीवित जीवाश्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लूसी तथा WT 1500 क्या थे? ये थे होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म। ये देखिए, लूसी तथा WT 1500 होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म है। डोनाल्ड जॉनसन 1974 ने इथियोपिया के शैल स्तरों से 30 लाख वर्ष पुराने एक होमिनिड पूर्वज के जीवाश्मों की खोज किया। यह जीवाश्म मादा का होने के कारण इसे लूसी नाम दिया गया। अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस नाम दिया गया है। WT 1500 की खोज कमोया किमेयू द्वारा उत्तरी केन्या में किया गया और यह भी एक होमिनिड पूर्वज का जीवाश्म है। तो इस प्रकार से हमने जैव विकास के प्रैक्टिस सेट सीरीज को हल किया, सॉल्व किया। बायोलॉजी की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।